हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग 1 से लेकर के 7 दिसंबर के बीच की करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दिसंबर महीने का जो पहला सप्ताह हाल ही में बीता है, इस दौरान करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक से मैंने 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, जिनको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना के 25वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो भारतीय नौसेना के अभी तक अध्यक्ष थे एडमिरल करमबीर सिंह, लेकिन ये 30 नवंबर को रिटायर हो गए हैं। तो इनके बाद भारतीय नौसेना यानी कि हमारी इंडियन नेवी के नए अध्यक्ष बन गए हैं आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये नौसेना के कौन से अध्यक्ष बने हैं? ये भारतीय नौसेना के 25वें अध्यक्ष बने हैं। सभी पात्र लोगों को कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि इस राज्य की जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने के लिए, उन सभी को कोविड-19 वैक्सीन लगा दी गई है। तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश ही भारत का पहला राज्य था जिसने यहाँ की जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको कोविड-19 के फर्स्ट डोज दिए थे, और उसी तरीके से अब सेकेंड डोज देने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, इसके बारे में आपको एक खास बात याद रखनी है कि शिमला जो शहर है, इसको हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जो अर्बन SDG इंडेक्स जारी हुआ था उसमें देश में नंबर 1 स्थान मिला था। यानी कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में भारत के शहरों में शिमला जो है ये नंबर 1 पर है। हाल ही में किस देश के माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो कि एशिया महाद्वीप में है, और इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के ऊपर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट सुमेरु ज्वालामुखी, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ जिसमें 34 लोगों की जान भी चली गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट सुमेरु ज्वालामुखी जो है ये कौन से देश में है? ये इंडोनेशिया में है। बेसिकली इंडोनेशिया का जो जावा आइलैंड है इसके ऊपर ये सबसे ऊंचा पर्वत है। निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने पुरुषों का बैलोन डी ओर पुरस्कार 2021 जीत लिया है? बैलोन डी ओर पुरस्कार जो होता है ये साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाता है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में ही दिया जाता है। तो पुरुषों के अंदर बैलोन डी ओर पुरस्कार के विजेता हैं लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और आज के समय ये पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए खेलते हैं। हालांकि इससे पहले तक ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते थे, लेकिन इसी साल इन्होंने बार्सिलोना क्लब को छोड़ करके पेरिस सेंट जर्मन क्लब को ज्वाइन किया है। तो अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं कि लियोनेल मेसी जो हैं इनको 7वीं बार ये बैलोन डी ओर पुरस्कार मिला है। साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड इनको 7वीं बार मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में बैलोन डी ओर पुरस्कार 2021 की अनाउंसमेंट की गई थी। इसमें पुरुषों में विजेता हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। इसी तरीके से महिलाओं में जो विजेता हैं, यानी कि महिलाओं में जो साल की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी बनी हैं, इनका नाम है एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन कंट्री की हैं और ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती हैं। तो इन दोनों फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जो कि इस साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, इसका नया डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है गीता गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ आपको पता है भारतीय मूल की व्यक्ति हैं, और इनको साल 2018 में IMF का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया था। और ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली महिला थी। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में इन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब इनको IMF के अंदर प्रमोट कर दिया गया है। यानी कि IMF में अब इनको इससे भी ऊंचा पद दे दिया गया है, और वो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद। दोस्तों आपको बता दूं कि IMF के अंदर जो सबसे ऊंचा पद होता है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर का, और अभी के समय IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद IMF के अंदर जो दूसरा सबसे ऊंचा पद है इसको बोलते हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर,
और इसी पद पर अपॉइंट होने वाली पहली महिला बनने जा रही हैं गीता गोपीनाथ, क्योंकि इनको साल 2022 की शुरुआत में जनवरी महीने के अंदर ही ये अपना पद संभाल लेंगी। तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि IMF के अंदर दूसरा सबसे ऊंचा पद है, इस पर भी एक महिला को अपॉइंट कर दिया गया है। इनका नाम है गीता गोपीनाथ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा इनमें से किस शब्द को साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो दुनिया भर की जो फेमस डिक्शनरीज हैं उनके द्वारा हर साल वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है। जिस शब्द को पिछली बार की तुलना में इस बार काफ़ी ज़्यादा सर्च किया गया हो उनको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है। अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो इन ऑप्शंस को देखकर आपको समझ आया होगा कि इनको किसी न किसी डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। तो मैं आपको सारे ही बताता हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला शब्द देखिए लिखा हुआ है वैक्स। वैक्स जो वर्ड है इसका इस्तेमाल वैक्सीन के शॉर्ट फॉर्म के रूप में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इसमें, तो इसी को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। फिर इसके बाद NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स, ये वर्ड ऑफ द ईयर बना है कॉलिंस डिक्शनरी के हिसाब से। फिर इसके बाद वैक्सीन, ये वर्ड ऑफ द ईयर है मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से। और इसके बाद लास्ट वर्ड है परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब होता है लगन या फिर दृढ़ता, जिसका मतलब होता है कि किसी भी काम को दृढ़ता से करना, उससे पीछे ना हटने की भावना। तो परसेवरेंस वर्ड जो है इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है और यही हमारे इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन चारों ही वर्ड्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 दिसंबर से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? तो एक्वेरिन नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ये भारत और मालदीव के बीच में आयोजित की जाती है। हाल ही में इसका 11वां संस्करण शुरू हो चुका है और इस बार इसको आयोजित किया जा रहा है मालदीव के अंदर। मालदीव का एक आइलैंड है जिसका नाम है कुडधू, KUDHDHOO। तो ये जो आइलैंड है मालदीव का, यहीं पर इस बार एक्वेरिन का 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है जिसमें भारतीय सेना और मालदीव की सेना ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा मालदीव के अंदर ही हाल ही में एक और अभ्यास हुआ था जिसका नाम था दोस्ती, और इस अभ्यास के अंदर 3 कंट्री शामिल हुए थे। भारत तो इसमें था ही, इसके अलावा मालदीव भी था और तीसरा कंट्री था श्रीलंका। क्योंकि ये एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें तीनों देश शामिल होते हैं, भारत, मालदीव और श्रीलंका, और ये इन तीनों देशों की जो तटरक्षक बल हैं उनका अभ्यास है। तो ये जो अभ्यास 2021 में हुआ है इसका भी आयोजन मालदीव के अंदर ही किया गया। अगर हम मालदीव की बात करें तो ये पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। इसकी राजधानी है माले और यहाँ के जो इस समय राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। बाकी यहाँ की करेंसी आपको पता ही है, यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने सऊदी अरब ग्रां प्री 2021 का खिताब जीत लिया है? तो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो हाल ही में हुई है ये साल 2021 में जो टोटल 22 फार्मूला 1 रेस होने वाली हैं उनमें से 21वीं रेस थी और इसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटेन के मशहूर फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। और ये कौन सी कार ड्राइव करते हैं? ये मर्सिडीज कंपनी की कार चलाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि हाल ही में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो भारत और रूस के बीच में हर साल वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है, तो इस बार ये जो आयोजन किया गया है ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आपको पता होगा साल 2020 में ये सम्मेलन आयोजित नहीं हो पाया था, लेकिन उससे पहले साल 2019 में इसको आयोजित किया था रसिया ने। तो रसिया के व्लादिवोस्तोक में इसका आयोजन किया गया था और उसमें शामिल होने के लिए भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे। तो उसी तरीके से अभी जब 6 दिसंबर को 21वां इंडिया रसिया एनुअल समिट का आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर, तो इसमें शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में 6 दिसंबर के दिन नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में आमने सामने बातचीत हुई। दोनों कंट्रीज के रिश्ते किस तरीके से मजबूत बनाए जा सकते हैं उन पर विचार विमर्श यहाँ पर किया गया। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और रूस ने किस वर्ष तक $30 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? यानी कि भारत और रूस के बीच में जो आपसी ट्रेड होता है इसको $30 बिलियन कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये है साल 2025। दोनों कंट्रीज जो आपसी व्यापार है
इसको $30 बिलियन करेंगे साल 2025 तक। भारत और रूस के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कौन से शहर में आयोजित की गई? तो भारत और रूस के बीच में जो 2+2 डायलॉग है, इसका पहला संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। ये हुई है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो भारत और रूस के बीच में जो पहली बार 2+2 डायलॉग का आयोजन किया गया है, ये हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में 6 दिसंबर के दिन। और उसमें इन चारों लीडर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोगोव और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लवरोव, इन चारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। भारत ने 6 लाख से भी ज़्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स की खरीद के लिए किस देश के साथ में अनुबंध किया है? यानी कि आपको बताना है कि भारत इनमें से कौन सी कंट्री से 6 लाख से भी ज़्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स खरीदेगा। तो ये कंट्री है रसिया। तो हाल ही में जब रूस के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति तीनों लोग जब भारत की यात्रा पर आए थे, तो उसी दौरान भारत के रक्षा मंत्री और जो रूस के रक्षा मंत्री हैं, इन दोनों लोगों के बीच में इसको लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो सौदा हुआ है, ये लगभग 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत रसिया के द्वारा ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं, इनको भारत में खरीदा जाएगा, लेकिन याद रखिए इनको भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। तो भारत के अंदर इनको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। ये सब बनेंगी अमेठी में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है अमेठी, और इस अमेठी जिले के अंदर कोरबा नाम की जगह पर एक फैक्ट्री है जहां पर इनको बनाया जाएगा। ये जो 6 लाख से ज़्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स को खरीदा जा रहा है, इनके जरिए भारतीय सेना की इंसास राइफल्स को रिप्लेस किया जाएगा। तो भारतीय सेना जो इंसास राइफल्स अभी यूज़ करती है, उनकी जगह पर AK-203 असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस भारत यात्रा के बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल है, फॉर्चून इंडिया के द्वारा जारी की गई भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो हाल ही में फॉर्चून इंडिया ने भारत की 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की है, और इसमें नंबर 1 पर है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, हाल ही में फॉर्चून इंडिया ने इंडियाज मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन इन 2021, तो ये जो लिस्ट जारी की है, इसमें नंबर 1 पर है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नीता अंबानी, जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की वाइफ हैं, और ये रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। तो ये दूसरे नंबर पर हैं। और इसके बाद भारत की जो तीसरी सबसे शक्तिशाली महिला हैं, इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। ये WHO के अंदर मुख्य वैज्ञानिक हैं, यानी कि चीफ साइंटिस्ट हैं। तो भारत की 3 सबसे जो पावरफुल वेमेंस हैं, इनका नाम है निर्मला सीतारमण, नीता अंबानी और सौम्या स्वामीनाथन। विनोद दुआ, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको ये बताना है कि इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था। तो विनोद दुआ जो है, ये भारत के एक मशहूर पत्रकार थे। इनको पत्रकारिता में साल 1996 के अंदर रामनाथ गोयन का पुरस्कार भी दिया गया था। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका संबंध था पत्रकारिता से। साथ ही आपको बता दूं, इनको भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी मिल चुका है। निम्न में से किस देश ने FIH जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है? यहाँ पर पुरुषों के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया था भारत के अंदर। भारत में आप जानते हैं, ओडिशा की राजधानी जो भुवनेश्वर है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। तो एक चीज़ तो ये पूछ सकते हैं कि इसका मेज़बान कौन था, और अगर आपसे ये पूछें कि इसका विजेता कौन है, तो विजेता इस बार बना है अर्जेंटीना। इस बार अर्जेंटीना ने फाइनल में हराया है जर्मनी को। तो ये अर्जेंटीना ने इसको जीत लिया है, और इसका आयोजन किया गया था भारत के ओडिशा में। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद का नामकरण कौन से देश ने किया है? तो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था जवाद, और इसको ये नाम दिया था सऊदी अरब ने। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था साइक्लोन जवाद, और ये भारत के पूर्वी तट पर आने वाला इस साल का तीसरा साइक्लोन था, क्योंकि इससे पहले भारत के पूर्वी तट पर इस साल 2 साइक्लोन ऑलरेडी आ चुके थे। सबसे पहले आया था यास, जिसका नाम दिया था ओमान कंट्री ने। फिर उसके बाद भारत के पूर्वी तट पर जो दूसरा साइक्लोन आया था,
उसका नाम था गुलाब और इसको नाम दिया था पाकिस्तान ने। और अभी तीसरा साइक्लोन आया है जिसका नाम है जवाद, इसको नाम दिया है सऊदी अरेबिया ने। इसी तरीके से अगर हम भारत के पश्चिमी तट की बात करें तो भारत के पश्चिमी तट पर यानी कि अरब सागर के अंदर इस साल 2 साइक्लोन आए थे। एक तो था ताउते चक्रवात, और जो ताउते चक्रवात था इसको नाम दिया था म्यांमार कंट्री ने। फिर इसके बाद दूसरा साइक्लोन आया था शाहीन, इसको नाम दिया था कतर देश ने। तो इन दोनों के नाम भी याद रखने हैं। तो इस साल इस रीजन के अंदर टोटल ऐसे 5 साइक्लोन आए थे जिसने भारत को अफेक्ट किया है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इनको कौन कौन से कंट्रीज ने इनका नामकरण किया था ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर 10 दिसंबर तक किस राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल वैसे एक पक्षी का नाम है, और ये जो पक्षी है हॉर्नबिल पक्षी, ये भारत के केरल राज्य का स्टेट बर्ड भी है। तो इसी के नाम पर एक त्यौहार होता है जिसको बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, और इसका आयोजन किया जाता है नागालैंड राज्य में। तो ये नागालैंड राज्य का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है जिसका आयोजन हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक किया जाता है। 1 दिसंबर यानी कि नागालैंड के स्थापना दिवस पर यह त्यौहार शुरू होता है और फिर ये 10 दिनों तक चलता है। 4 और 5 दिसंबर को संसद की किस समिति का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के अंदर अलग अलग कामों के लिए कई सारी समितियां होती हैं, तो उनमें से किसी एक समिति का हाल ही में शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है क्योंकि उसको बने हुए 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये कौन सी समिति है? इसका नाम है लोक लेखा समिति। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये सबसे पुरानी समिति है संसद की, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी साल 1921 में। तो इस साल इसको 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसी अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में एक शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन किया था भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने। अगर हम लोक लेखा समिति की बात करें तो ये भारत के जो कैग होते हैं उनकी रिपोर्ट की जांच करता है। भारत में धन की जांच करने का काम लोक लेखा समिति का होता है। साथ ही आपको बता दूं लोक लेखा समिति के अंदर टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 15 तो लोकसभा से चुने जाते हैं और बाकी 7 जो हैं ये राज्यसभा से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति के इस समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। तो इतना आपको संसद की लोक लेखा समिति के बारे में याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 4 और 5 दिसंबर को 5वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो हाल ही में जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया है अबू धाबी में। यूएई की जो कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ पर 5वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो ये आपको याद रखना है। विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? तो सिंपली आपको बताना है कि साल के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी किसको चुना गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विक्टर एक्सेल्सन। तो विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनको साल 2021 के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने BWF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब दिया है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2020-21 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर की अनाउंसमेंट की है। तो पुरुषों में साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से हैं। वहीं महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है ताई जू यिंग, और ताई जू यिंग जो हैं ये ताइवान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों लोगों के बारे में याद रखिएगा। फिनटेक कंपनी किनारा कैपिटल ने इनमें से किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किनारा कैपिटल जो कि बेंगलुरु में बेस्ड एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, इन्होंने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रविंद्र जडेजा को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का कौन सा राज्य महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? तो अब भारत का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है गुजरात, क्योंकि गुजरात में पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। साथ ही गुजरात के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिसके चलते गुजरात ने हाल ही में महाराष्ट्र को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पीछे छोड़ दिया है। तो अब गुजरात जो है ये भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर, और गांधीनगर के बारे में आपको पता होगा इस साल का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसके अंदर भारत की गांधीनगर जो गुजरात की कैपिटल है इसको देश के सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड दिया गया था।
गुजरात के नए मुख्यमंत्री भी बने हैं जिनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। वाल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला को अपना अध्यक्ष अपॉइंट किया है? तो वाल्ट डिज्नी, जो कि आप जानते हैं अमेरिका की एक प्रमुख एंटरटेनमेंट कंपनी है, इसने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सूजन अर्नोल्ड। ये अमेरिका की ही हैं। इनको वाल्ट डिज्नी ने अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी के समय वाल्ट डिज्नी के बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है बॉब ईगर। तो ये इसी साल के आखिर में यानी कि 31 दिसंबर 2021 को अपना पद छोड़ने वाले हैं। तो इनके बाद बन जाएंगी सूजन अर्नोल्ड। वाल्ट डिज्नी जो कंपनी है इसकी शुरुआत साल 1923 में दो भाइयों ने की थी, वाल्ट डिज्नी और रॉय डिज्नी। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक किताब का विमोचन किया है जिसका टाइटल है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। आपको बताना है कि इस किताब के लेखक कौन हैं। तो इस किताब को लिखा है भारत के जो इस समय प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। इसको लिखा है डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने। द अंबुजा स्टोरी, ये जो किताब है ये किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। द अंबुजा स्टोरी जो है इसको लिखा है नरोत्तम सेक्सरिया ने। नरोत्तम सेक्सरिया जो है ये अभी के समय जो अंबुजा सीमेंट्स नाम की कंपनी है, जो कि भारत के अंदर सीमेंट बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है, उसके ये चेयरपर्सन है। साथ ही में इन्होंने कुछ लोगों के साथ में मिलकर अंबुजा सीमेंट्स की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो इन्होंने हाल ही में अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है द अंबुजा स्टोरी। तो इस किताब में बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के इतनी बड़ी कंपनी की स्थापना की। तो इसीलिए इस किताब का नाम भी है द अंबुजा स्टोरी, हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। तो इस किताब के लेखक हैं नरोत्तम सेक्सरिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इस किताब को किसने लिखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अयाज मेनन। तो अयाज मेनन जो कि भारत के एक स्पोर्ट राइटर हैं, इन्होंने हाल ही में भारत के अंदर क्रिकेट के इतिहास पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित होने वाली भारत की 8वीं राज्य पुलिस कौन सी बन गई है? तो प्रेसिडेंट्स कलर्स जो होता है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है और ये किसी भी भारत की सैन्य इकाई को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो इसको पाने वाली जो 8वीं राज्य पुलिस है ये बन गई है हिमाचल प्रदेश पुलिस। और दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनके द्वारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को ये पुरस्कार दिया गया है। आपको याद होगा इसी साल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंडियन नेवल एविएशन यानी कि भारतीय नौसेना की जो उड्डयन इकाई है उसको भी प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया था। हाल ही में कितने सांसदों को शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो अभी जो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है यानी कि जो विंटर सेशन अभी 29 नवंबर को शुरू हुआ था और 23 दिसंबर तक चलेगा, इस दौरान राज्यसभा के अंदर टोटल 12 ऐसे सांसद हैं जो शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनको निलंबित कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन 12 सांसदों ने संसद का जो पिछला सत्र था यानी कि मानसून सेशन, उसमें 11 अगस्त के दिन काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया था और संसद की कार्यवाही बाधित की थी, जिसके चलते इनको निलंबित किया गया है। यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के कौन से रूल के तहत इनको निलंबित किया गया है? तो वो रूल है राज्यसभा का रूल 256। तो इसको आपको याद रखना है। भारत पर्यटन विकास निगम यानी कि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो भारत पर्यटन विकास निगम जो कि भारत के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बन गए हैं संबित पात्रा। 4 दिसंबर को कोनिजेटी रोसैया का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो कोनिजेटी रोसैया जो हैं ये आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्होंने साल 2009 से लेकर के 2010 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस वक्त ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे
उस वक्त आंध्र प्रदेश एकीकृत आंध्र प्रदेश हुआ करता था, क्योंकि तब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। आप जानते हैं कि जो तेलंगाना राज्य है ये साल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। तो कोनिजेटी रोसैया जो हैं ये एकीकृत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे साल 2009 से लेकर 2010 तक। इसके बाद इनको साल 2011 में इनको तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया, जहां पर ये साल 2016 तक रहे। तो ये तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व एथलेटिक्स के द्वारा विश्व पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसको दिया गया है, यानी कि एथलेटिक्स में साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने 2021 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। तो इसमें आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, मेल एथलीट ऑफ द ईयर और फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर। तो साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बने हैं कार्स्टेन वारहोम, जो कि नॉर्वे कंट्री से हैं, और इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर 400 मीटर की जो बाधा दौड़ हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसी तरीके से फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है एलेन थॉम्पसन हेराह को, और एलेन थॉम्पसन हेराह जो हैं ये जमाइका की धावक हैं। जमाइका के आप जानते हैं मशहूर धावक हुए हैं उसेन बोल्ट। तो उसी तरीके से एलेन थॉम्पसन हेराह ने भी इस साल के जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसके अंदर 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर ये जो तीनों रेस हुई थी महिलाओं की, इन तीनों में ही इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता था। तो इनको महिलाओं में, जबकि कार्स्टेन वारहोम इनको पुरुषों में एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या था। यहाँ पर पूछा गया था कि पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है। सो आंसर हो जाएगा कार्स्टेन वारहोम, जो कि नॉर्वे के एथलीट हैं। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इनमें से किस भारतीय को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर है एथलीट ऑफ द ईयर, यानी कि साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट। तो ये अवार्ड मिला है एलेन थॉम्पसन हेराह को, जबकि ये है वुमेन ऑफ द ईयर, ना कि एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये जो पुरस्कार होता है ये वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा किसी विशेष खिलाड़ी को उनके खेलों में योगदान के लिए दिया जाता है। तो इस बार ये पुरस्कार दिया गया है भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज को, क्योंकि इन्होंने भारत में खेलों को बढ़ावा देने में काफ़ी योगदान दिया है। तो इसके चलते इनको वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि केरल राज्य से हैं, और इनको भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये मिला था इनको साल 2004 में। इसी साल इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो राज्योत्सव पुरस्कार जो है ये कर्नाटक राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और ये हाल ही में दिया गया है भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को। रोहन बोपन्ना जो हैं ये वैसे तो उनका जन्म गोवा में हुआ था, लेकिन आज के समय ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहते हैं। तो इसीलिए हाल ही में इनको कर्नाटक की सरकार ने अपना दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है, जिसको बोलते हैं राज्योत्सव पुरस्कार। हाल ही में किस देश ने 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस के साथ में 19 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो जिस तरीके से आपको पता है कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे हैं, उसी तरीके से जो यूएई कंट्री है ये फ्रांस से 80 राफेल विमान खरीदेगा, और इनकी लागत होगी 19 बिलियन डॉलर। और ये अब तक राफेल लड़ाकू विमानों के लिए सबसे बड़ी इंटरनेशनल डील है। और फ्रांस की जो कंपनी ये राफेल लड़ाकू विमानों को बनाती है उसका नाम है डसाल्ट एविएशन। दिसंबर 2021 की शुरुआत में इनमें से कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। तो G20 ट्रोइका क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही के वर्षों में इन सभी कंट्रीज के पास में G20 की अध्यक्षता थी या फिर मिलने वाली है। जैसे कि साल 2020 में G20 का अध्यक्ष था सऊदी अरब, 2021 यानी कि इस साल G20 का अध्यक्ष था इटली, फिर इसके बाद 2022 में होगा इंडोनेशिया, 2023 में होगा अपना भारत, और 2024 में होगा ब्राज़ील। तो हर साल G20 में से किसी एक कंट्री को G20 की अध्यक्षता दी जाती है। जैसा कि आपको पता है 2021 में G20 का अध्यक्ष था इटली, लेकिन एक नियम है कि हर साल के 1 दिसंबर की तारीख को जो G20 की अध्यक्षता है वो नेक्स्ट कंट्री को ट्रांसफ़र कर दी जाती है।
यानी कि अभी 1 दिसंबर 2021 को G20 की अध्यक्षता जो है ये इटली से अब इंडोनेशिया को मिल चुकी है। और इसी तरीके से 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता भारत को मिल जाएगी। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि अभी के समय G20 का अध्यक्ष इंडोनेशिया बन चुका है, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ G20 ट्रोइका क्या है। इसमें G20 के ही 3 देश होते हैं जो कि फिक्स नहीं होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये G20 ट्रोइका के अंदर जो 3 देश होते हैं उनमें से एक तो वो होता है जिसके पास मौजूदा समय में G20 की प्रेसिडेंसी हो। इसके अलावा जो पिछली प्रेसिडेंसी जिसके पास थी वो, और जो नेक्स्ट ईयर जिसके पास प्रेसिडेंसी जाने वाली है वो। तो ये 3 कंट्रीज जो होते हैं ये G20 ट्रोइका में शामिल होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 1 दिसंबर 2021 को G20 की अध्यक्षता मिल चुकी है इंडोनेशिया को, यानी कि मौजूदा समय में G20 का अध्यक्ष है इंडोनेशिया। तो एक तो ये कंट्री हो गया जो कि G20 ट्रोइका में इस समय शामिल है। फिर इसके पिछले वाली प्रेसिडेंसी यानी कि इटली, ये दूसरा कंट्री हो गया जो कि G20 ट्रोइका में है। और इसी तरीके से इंडिया जो है ये तीसरे मेंबर के रूप में G20 ट्रोइका में अब शामिल हो गया है, क्योंकि जिसके पास फ्यूचर में प्रेसिडेंसी जाने वाली है उसको भी G20 ट्रोइका में रखा जाता है। तो जो नया देश G20 में शामिल हुआ है ये कंट्री है इंडिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो साल 2023 में इंडिया G20 का अध्यक्ष होगा और नई दिल्ली के अंदर 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने लोगों की तत्काल मदद के लिए कॉल योर कॉप नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो कॉल योर कॉप नाम की जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया है नागालैंड की पुलिस ने। तो नागालैंड के जो नागरिक हैं वो इस एप्लीकेशन के जरिए वहाँ के पुलिस से सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो इसको लॉन्च किया है नागालैंड की पुलिस ने। 1 दिसंबर 2021 को इनमें से किस राज्य ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसने हाल ही में 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। हाल ही में पहली बार भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस किस दिन मनाया गया? तो भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस जो है ये पहली बार मनाया गया है और ये आयोजित किया गया 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर ही इसके लिए डेट इसलिए चुनी गई है क्योंकि 6 दिसंबर 1971 ये वो दिन था जब सबसे पहली बार भारत ने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता दी थी। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए अब से हर साल इसको भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दिवस को मनाने का निर्णय तब लिया गया था जब 2021 के मार्च महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। तो उसी दौरान भारत और बांग्लादेश ने यह दिवस मनाने का फैसला किया था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं और अगर इनकी कोई थीम है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। तो एड्स बीमारी के रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका विषय है यानी कि थीम है एंड इनइक्वालिटीज, एंड एड्स, एंड पैंडेमिक्स। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 दिसंबर को 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो ये जो तीनों डेज होते हैं ये एक ही दिन 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। फिर इसके बाद 3 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। दिव्यांग लोगों के कल्याण और उनके सम्मान में ये दिवस हर साल मनाया जाता है। फिर इसके बाद 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस जो है ये पिछले साल ही शुरू हुआ था, साल 2020 में ये पहली बार मनाया गया था। अब नीचे के देखने के लिए हमको स्क्रॉल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। इसकी इस बार थीम है वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। फिर इसके बाद 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया गया है, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम रखी गई है हाल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी कि मिट्टी की लवणता को रोकें और इसकी उत्पादकता को बढ़ाएं। इसके बाद 6 दिसंबर को मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का
इनकी पुण्यतिथि का दिन होता है, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी। तो हर साल महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि इसी साल 6 दिसंबर को पहली बार भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाया गया है। फिर इसके बाद आखिर में है 7 दिसंबर। तो दोस्तों 7 दिसंबर को भी दो इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। एक तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। फिर इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की जो थीम है ये रखी गई है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। और आपको बता दूं कि 2020 से लेकर के 2023 यानी कि टोटल 4 सालों के लिए इसकी यही थीम होगी, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। तो दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। तो हाल ही में भारत का जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है यानी कि NSO, इसने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए आंकड़े जारी किए हैं और इसमें बताया गया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर रही है 8.4%। 8.4%। यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूदा वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही थी उसमें भारत की जीडीपी वृद्धि दर थी 20.1% और अभी सेकेंड क्वार्टर में है 8.4%। 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ये वैसे उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है। तो यहाँ पर हाल ही में एक दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था और इसी दौरान इन्होंने यहाँ पर कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन सब की टोटल लागत है 18,000 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान टोटल 11 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आधारशिला रखी है और 7 प्रोजेक्ट्स को उद्घाटन किया है। ठीक है, 7 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया और 11 प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। तो जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि दिल्ली से लेकर के देहरादून के बीच में एक आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा जिसकी टोटल लंबाई होगी 210 किलोमीटर। और इस आर्थिक गलियारे के बन जाने से दिल्ली और देहरादून के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 घंटे के बजाय सिर्फ 2.5 घंटे में ही कवर हो जाएगी। तो ये जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा इसकी लागत होगी 8,300 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री ने इसी तरीके से जिन 7 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है उनमें से एक है 120 मेगावाट की व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये 120 मेगावाट क्षमता का है और इसको यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लागत है 1700 करोड़ रुपए। तो 1700 करोड़ रुपए की लागत से जो व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है इसका उद्घाटन किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और गीतकार सिरिवेनेल्ला सीताराम शास्त्री का निधन हो गया है। तो यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं ये भारत के एक मशहूर तेलुगु में कवि और गीतकार थे जिन्होंने 800 से भी ज़्यादा फिल्मों में लगभग 3000 गाने लिखे थे। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इनका नाम याद रखिएगा, सिरिवेनेल्ला सीताराम शास्त्री, और ये तेलुगु फिल्म जगत से जुड़े हुए थे। साल 2019 में इनको देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी प्रदान किया गया था। हाल ही में किस राज्य पर्यटन ने स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केरल। तो केरल राज्य के अंदर यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई जाएगी जिसका नाम है स्ट्रीट परियोजना। इस स्ट्रीट का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल टेंजिबल रेस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म हब। तो ये जो स्ट्रीट परियोजना है इसको केरल राज्य के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाएगा और शुरू में इसको केरल के 7 जिलों के अंदर चलाया जाएगा। केरल में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन हैं। इनकी पार्टी का नाम है CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। साथ ही यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। 15 से लेकर 17 दिसंबर तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बांग्लादेश। एक्चुअल में क्या है कि बांग्लादेश हर साल 16 दिसंबर के दिन अपना विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान से मुक्त हुआ था। तो 16 दिसंबर 2021 को इस बार
50वां विजय दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसी में शामिल होने के लिए भारत से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो इसी साल 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश ने अपना 50th इंडिपेंडेंस डे मनाया था, उसमें शामिल होने के लिए भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। तो उसी तरीके से अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 दिसंबर को यहाँ पर जो समारोह होने वाला है इसमें शामिल होने के लिए 3 दिनों तक यहाँ की यात्रा पर जाएंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है और इस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है संजय दत्त को। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और दोस्तों आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग जिला है यहाँ पर एक सुरंग बनाई जा रही है जिसका नाम है सेला सुरंग। ये आप ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ट्विटर ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को ट्विटर ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। अभी तक आपको पता होगा ट्विटर के सीईओ थे जैक डॉर्सी, जो कि ट्विटर के सह संस्थापक भी हैं। तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब इनके बाद ट्विटर के जो नए सीईओ बने हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम है पराग अग्रवाल। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये भी किसी न किसी कंपनी में भारतीय मूल के सीईओ हैं, जैसे कि अजय बंगा, ये मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। इसके अलावा अरविंद कृष्णा, ये आईबीएम कंपनी के सीईओ हैं और शांतनु नारायण, ये एडोब कंपनी के सीईओ हैं। और गूगल के आपको बताइए सुंदर पिचाई हैं। और ऐसे ही जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। तो ये सभी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की कई सारी वैश्विक कंपनियों में सीईओ हैं। असम सरकार ने किस उद्योगपति को राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में असम की गवर्नमेंट ने 3 पुरस्कारों की शुरुआत की है। एक तो है असम वैभव, फिर उसके बाद दूसरा है असम सौरभ और तीसरा है असम गौरव। तो असम वैभव जो है ये इस राज्य का यानी कि असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये पहली बार दिया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा जो कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, इनको असम के अंदर वहाँ पर कैंसर उपचार के लिए फैसिलिटीज स्थापित करने में टाटा ट्रस्ट के योगदान को देखते हुए रतन टाटा को ये पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके अलावा असम सौरभ जो पुरस्कार है ये इस बार 5 लोगों को दिया गया है। तो इनमें से आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, लवलीना बोरगोहेन, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में। तो असम सरकार ने ये जो 3 पुरस्कार शुरू किए हैं इनमें आपको सिर्फ 2 ही विनर्स के नाम याद रखने हैं। असम वैभव पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को और असम सौरभ पुरस्कार के अंदर लवलीना बोरगोहेन भी एक विजेता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर लौटते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि असम वैभव पुरस्कार जो कि असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा को। असम में इस समय बीजेपी की सरकार है और यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और इन्होंने हाल ही में इन पुरस्कारों की अनाउंसमेंट भी की थी। मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 के पुरुष वर्ग में किसने जीत हासिल की है? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय ने मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये कौन है? ये हैं भारत के सौरभ घोषाल। तो सौरभ घोषाल पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है। इस चैंपियनशिप के फाइनल में सौरभ घोषाल ने फाइनल में हराया था कोलंबिया के स्क्वैश प्लेयर मिगुएल रोड्रिगेज को। तो सौरभ घोषाल ने यह टूर्नामेंट जीत लिया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत की ऐसी कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफल परीक्षण किया है। तो इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये हैदराबाद में बेस्ड एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है और इसी ने हाल ही में धवन 1 नाम के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो धवन 1 तो एक रॉकेट इंजन है, जबकि इसका इस्तेमाल किया जाएगा जिस रॉकेट के अंदर, उस रॉकेट का नाम है विक्रम 2। तो विक्रम 2 नाम का जो रॉकेट है इसी में इस धवन 1 नाम के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इन दोनों का नाम ही भारत के मशहूर वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है, जैसे कि धवन 1 ये सतीश धवन के नाम पर रखा गया है, जबकि विक्रम 2 ये विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है।
5 दिसंबर को लॉन्च किए गए भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत संध्याक को कौन से शिपयार्ड ने बनाया है? तो दोस्तों इसका आंसर करने से पहले आपको बता दूं कि भारत की रक्षा मंत्रालय ने यानी कि भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने साल 2018 में भारत के एक शिपयार्ड जिसका नाम है GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये भारत के कोलकाता में बेस्ड एक शिप बिल्डर कंपनी है। तो इसको टोटल 4 सर्वेक्षण जहाज बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया था। इसी सीरीज को सर्वे वेसल लार्ज क्लास शिप भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो सर्वेक्षण जहाज बनाए जाने थे ये काफ़ी बड़े साइज के बनाने थे। तो भारतीय नौसेना के लिए ये 4 सर्वेक्षण जहाज बनाने के लिए GRSE कोलकाता को ऑर्डर दिया गया था। तो इसी के तहत हाल ही में पहला जहाज जो है वो बनकर तैयार हो गया है और इसी को हाल ही में लॉन्च कर दिया गया। इसका नाम रखा गया है INS संध्याक। तो अभी 5 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया है यानी कि अभी इसको पानी में उतार दिया गया है। 1-1.5 साल तक इसके अभी परीक्षण होंगे और उसके बाद इसको भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 दिसंबर को लॉन्च किए गए भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत संध्याक को कौन से शिपयार्ड ने बनाया है? तो अब आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको बनाया है GRSE कोलकाता ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस पूरी सीरीज के तहत टोटल 4 जहाज बनाए जाने हैं जिनमें से 3 के अभी नाम भी नहीं रखे गए हैं। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये बांग्लादेश बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की रक्षा करता है। तो इसने हाल ही में अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है क्योंकि BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। BSF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये भारत के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इस समय BSF के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। BSF के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो दोस्तों स्वीडन जो कि एक यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है स्टॉकहोम और यहाँ की करेंसी है स्वीडिश क्रोन। तो स्वीडन के हाल ही में जो नई प्रधानमंत्री बनी है इनका नाम है मैग्डेलेना एंडरसन और ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। मैग्डेलेना एंडरसन से पहले यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे स्टीफन लोफवेन, लेकिन अब इनकी जगह ली है मैग्डेलेना एंडरसन ने जो कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब और वेलंकनी चर्च इन दोनों स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है? ये जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है इसको साल 2019 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया था और इसके तहत दिल्ली के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। तो अभी तक क्या था कि इस योजना के तहत टोटल भारत के 13 ऐसे तीर्थ स्थलों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अभी अभी इसमें 2 और तीर्थ स्थलों को शामिल कर लिया गया है। एक तो है करतारपुर साहिब और दूसरा है वेलंकन्नी चर्च। तो अब जो दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक हैं वो इन दोनों जगहों पर भी फ्री में तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली। इनमें से कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश बन गया है? तो दुनिया का सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री बन गया है बारबाडोस। बारबाडोस जो कंट्री है ये एक कैरिबियाई देश है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। दोस्तों अभी तक बारबाडोस के अंदर यहाँ की हेड ऑफ स्टेट हुआ करती थी एलिजाबेथ सेकेंड जो कि ब्रिटेन की महारानी है, लेकिन अब इस कंट्री ने एलिजाबेथ सेकेंड को अपने देश के प्रमुख के तौर पर त्याग दिया है और अब इस कंट्री ने खुद को गणतांत्रिक देश घोषित किया है। इसके लिए हाल ही में यहाँ पर चुनाव करवाए गए थे और बारबाडोस की जो पहली राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है डेम सैंड्रा मेसन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। डेम सैंड्रा मेसन जो है ये बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी है। तो ये तो बनी है प्रेसिडेंट और इसी तरीके से बारबाडोस की पहली प्रधानमंत्री बनी है, वो भी एक महिला ही है। इनका नाम है मिया मोटली। मिया मोटली। तो इन दोनों लोगों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस देश को वर्ष 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है? तो वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बनाई जा रही है दक्षिण कोरिया के अंदर। तो दक्षिण कोरिया का एक शहर है जिसका नाम बुसान है और इसी बुसान शहर के तट पर दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी बनाई जा रही है। ये पूरा शहर जो होगा ये पानी के ऊपर ही बनाया जाएगा। बेसिकली इसको बाढ़, सुनामी, भूकंप वगैरह से बचने के लिए ये सिटी बनाई जा रही है और साल 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी।
दक्षिण कोरिया के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ की एक फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है जिनका नाम है आन से योंग। ये हाल ही में खबरों में भी रही हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि लंदन की एक संस्था है, इसके द्वारा हाल ही में वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है तेल अवीव, जो कि इजराइल में है। आपको याद आया होगा 2020 के अंदर इसी तेल अवीव शहर में एक स्ट्रीट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर कर दिया गया था, टैगोर स्ट्रीट। तो यही वो तेल अवीव शहर है जो कि अब दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब तेल अवीव जो है ये दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, आम चीज़ें जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उनके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसके चलते लोगों का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और ये दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। इसके बाद जो दुनिया का दूसरा सबसे महंगा शहर है, उसमें 2 शहर हैं, यानी कि 2 शहरों को सेकंड प्लेस पर रखा गया है। एक तो है पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, और दूसरा है सिंगापुर। फिर इसके बाद जो तीसरा सबसे महंगा शहर है वह है ज्यूरिक, और ज्यूरिक है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो दुनिया के जो सबसे महंगे शहर हैं उनमें नंबर 1 पर है तेल अवीव इजराइल का, फिर दूसरे नंबर पर 2 शहर हैं पेरिस और सिंगापुर, और तीसरा सबसे महंगा शहर है ज्यूरिक। तो दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो यहाँ पर है आज के 2 क्वेश्चंस जिनके राइट आंसर आपको बताने हैं। सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर तो अभी मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर वैसे भी आपको पता होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने पुरुषों का बैलोन डी ओर पुरस्कार 2021 जीता है? तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस के राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 7 दिसंबर यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।